नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम वागधारा में। दर्शकों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा साहित्य व लघु पत्र पत्रिकाएं किसी भी देश व राष्ट्र को समृद्धशाली बना सकती हैं, और यदि इन्हीं साहित्य और पत्र पत्रिकाओं की यदि हमारे समाज में कमी है तो निश्चित रूप से हमारे राष्ट्र व हमारे देश की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। तो दर्शकों, हमारा आज का विषय है राष्ट्र के निर्माण में साहित्य व लघु पत्र पत्रिकाओं की भूमिका, और इसी विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर देवेंद्र गुप्ता जी, जो कि पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, रंग समीक्षक और साथ ही में ये सेतु पत्रिका के संपादक भी हैं। सर, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो साहित्य है वो समाज में एकता और समृद्धशाली लाने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक रहता है। तो मैं अपने दर्शकों के माध्यम से आपसे ये जानना चाहती हूँ कि साहित्य का हमारे समाज में क्या भूमिका रहती है। थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमारे दर्शकों के साथ और हमारे साथ साझा करें। ये बहुत अच्छा आपने ये प्रश्न किया है अदिति जी। साहित्य का देश के निर्माण में, नवनिर्माण में सदैव बड़ी सकारात्मक भूमिका रही है। अगर हम इसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, जैसे आपने चाहा कि लघु पत्र पत्रिकाओं का और साहित्य का क्या योगदान रहा है, तो सबसे पहले मैं आपको अवगत करवाना चाहूँगा कि सन 1780 में जब अंग्रेज़ भारत आ चुके थे और धीरे धीरे वो अपना प्रचार प्रसार करना चाह रहे थे, तो देश में पाँव जमाना चाह रहे थे, तो सबसे पहले हिक्के ने कलकत्ता गजेट का एक पत्र निकाला, जिसको बाद में बंगाल गजेटियर के नाम से भी जाना गया। और साथ साथ आप ये देखें, उस वक्त हिंदी का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, ना साहित्य और ना पत्र पत्रिकाएं निकलती थीं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उसमें शासकीय भाषा जो थी वो उर्दू या फारसी थी। तो उर्दू फारसी के पत्र पत्रिकाएं निकली, अंग्रेज़ी की शुरू हुई, लेकिन उनका प्रचार प्रसार बड़ी सीमित मात्रा में था और उनका उद्देश्य कोई बहुत ज़्यादा भारतवर्ष के लिए बड़ा उपयोगी इसलिए नहीं था क्योंकि वो धर्म प्रचार में जुटे हुए थे। तो हम ये देखते हैं कि 1826 तक आते आते उदंड मार्तंड नाम की पत्रिका जो है वो हिंदी में निकलनी शुरू हो गई थी। जुगल किशोर उसके पहले संपादक थे। और अगर हम हिंदी पत्रकारिता को देखें तो हम इसको 3 चरणों में विभक्त कर सकते हैं। पहला चरण था 1826 से 1873 तक का, जिसमें पहले चरण में हमारे सामने आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन 1867 में निकाली, लेकिन हरिश्चंद्र के समय से पहले ही उनकी अपनी एक और पत्रिका कवि वचन सुधा जो है वो भी प्रकाश में आ गई थी। बाद में हम देखते हैं कि बंगदूत, सुधाकर और अन्य पत्र पत्रिकाओं का भी इसमें प्रचार प्रसार हो गया। दूसरा युग जो हमारे सामने आया वो आया 1873 से लेके 1900 तक का। इसमें हम कह सकते हैं कि दूसरा युग जो है बहुत महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं के और साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जाएगा क्योंकि इसका जो उस वक्त नेतृत्व कर रहे थे वो थे हमारे सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक द्विवेदी जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे वो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, खड़ी बोली के प्रचार प्रसार के लिए और हिंदी की अन्य विधाओं के लिए भी बहुत अपनी पत्रिका में स्थान दिया करते थे। ये इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि अब हिंदी जो है खड़ी बोली का आकार ले चुकी थी, अन्य बोलियों से विकसित होकर एक नए रूप में सामने आ रही थी। तो सबसे बड़ी समस्या थी उसकी व्याकरणिक समस्या। तो व्याकरण को सुधारने संभालने के लिए उन्होंने इस पत्रिका का आह्वान किया और इसी के साथ साथ इंदु पत्रिका जो है रूप नारायण पांडे ने उस वक्त निकाली। तो जो हिंदी साहित्यिक पत्रिका के प्रचार प्रसार में और साहित्य पत्रकारिता के प्रचार प्रसार में सबसे बड़ा जो योगदान है इन 2 बंधुओं का रहा, रूप नारायण पांडे जी का और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। तीसरा चरण हम ये कह सकते हैं कि 1900 से लेके 1921 और समसामयिक चरण जो है जो अब इस समय चल रहा है।
देखिए, इसमें दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों का समय था, राष्ट्रीय आंदोलन 1921 के बाद बड़े उफान पर चल पड़ा, तो उस वक्त राजनीतिक पत्र भी बहुत निकले जिन्होंने राजनीतिक चेतना और जन जागरण का काम किया। राष्ट्रभक्ति की भावना से उद्वेलित वो पत्र रहते थे, और उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण थे, आप देखिए, नवयुग था, कर्मवीर था, स्वतंत्र भारत था, हिंदू था, लोकवाणी था, हिंदी केसरी था, ऐसे अन्य 1947 तक बहुत सारे पत्र निकले और अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति के बाद वो बंद भी हो गए। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि साहित्यिक और राजनीतिक चेतना से उत्प्रोत जब ये दो पत्रकारिताएं राष्ट्र के सामने आई, तो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन बड़ा उद्वेलित हुआ और 1947 में हमने जो है स्वतंत्रता प्राप्त की। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसे अगर हम वर्तमान और भूतकाल की बात करें, मतलब पास्ट और प्रेजेंट की अगर हम बात करें, तो अंग्रेज़ी हुकूमत के समय भी क्या ये पत्र पत्रिकाएं उतनी ही आसान थी छापना जितने आज के दौर में पत्र पत्रिकाओं को छापना, या उनका जो है वो बहुत ज़्यादा उनको फेमस करना बहुत इजी हो गया? तो क्या उस टाइम भी अंग्रेज़ी हुकूमत के समय भी ये बहुत इजी टास्क था? नहीं, आप ऐसा कभी उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते जी। क्योंकि मुख्यतः 1873 के बाद हम ये देखते हैं कि अंग्रेज़ी हुकूमत अपने भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में पैर फंसाने लग गई थी, फैलाने लग गई थी, लेकिन साथ साथ उनके जुल्म भी बढ़ रहे थे। तो जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रणेता, कर्णधार और जन नेता थे, वो अपनी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए पत्र पत्रिकाओं का सहारा लेने लगे। और अगर वो पत्र पत्रिकाएं जनता में जागरण का काम नहीं करेंगी, अंग्रेज़ों के विरुद्ध नहीं लिखेगी, उनकी नीतियों के विरुद्ध नहीं लिखेंगी, उनके जुर्म के विरुद्ध नहीं लिखेंगी, तो जन जागरण कैसे आता? तो सबसे बड़ा मुश्किल काम था पत्रिकाओं को निकालना, उनको लोगों तक पहुंचाना। तो ये चोरी छिपे काम चलता था। तो हमारे संपादकों ने, हमारे लेखकों ने और हमारे जो राष्ट्र आंदोलन से जुड़े हुए थे, चाहे वो नरम दल के थे, चाहे गर्म दल के थे, उन सभी ने इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से देशभक्ति से ओतप्रोत ऐसा साहित्य रचा, ऐसे विचारधाराएं जनता के सामने लाई कि सारा राष्ट्र एक खड़ा हुआ। और इस रास्ते में, पत्रकारिता की, हिंदी पत्रकारिता के रास्ते में बड़ी कठिनाइयाँ थी। रातों रात उनको पकड़ लिया जाता, उनके जो छापे खाने थे उसमें से सामग्री उठा ली जाती, जला दी जाती, उनके ऊपर जुर्म होता, सितम होता, उन पर जुर्माने लगते, उनको कैद होती। तो ये एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन में आहुति थी हिंदी पत्रकारिता की, और मैं उनको नमन करता हूँ। और चूँकि इस वक्त हमारा 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है, आपने एक बड़ा रेलेवेंट सा विषय उठाया है। मैं दूरदर्शन का और आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जो हमारी पत्र पत्रिकाएं हैं, इनको लघु बनाम बड़ा या फिर इनको हम जो है वो छोटा कहना जो है, इसका विश्लेषण क्यों किया जाता है? बड़ा ही रेलेवेंट सा प्रश्न आपने कर दिया है। पत्र पत्रिकाएं निकालना जितना दुष्कर कार्य राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन या पराधीनता के समय में था, उतना ही दुष्कर कार्य अभी भी है। देखिए, पत्रिका छोटी जो है इसलिए कहलाती है, वो रूप आकार में और कुछ संस्थागत अगर इसका विश्लेषण किया जाए उस आधार पे भी होती है। जो संस्थागत रूप से निकलती हैं वो थोड़ी बड़ी पत्रिकाएं होती हैं, उनको आप रंगीन पत्रिकाएं भी कह सकते हैं, लेकिन उसमें साहित्यों के लिए काफ़ी जगह भी होती है। और इस प्रकार की जो बड़ी पत्रिकाएं हैं वो व्यावसायिक घरानों के माध्यम से चलती हैं, कॉरपोरेट भी उनको निकालते हैं। लेकिन जो छोटी पत्रिका जिसको हम कहते हैं, लघु पत्रिका जिसको हम कहते हैं, वो एक व्यक्तिगत प्रयास के कारण चलती है। ये लेखकों द्वारा, लेखक के लिए और लेखकों द्वारा ही व्यवस्था की जाती है, और जो पूंजी है वो लेखक ही खुद उठाते हैं। वो इसलिए भी क्योंकि शुरुआती दौर में कोई किसी को छापने का दुस्साहस नहीं करता है। अगर आप नवोदित लेखक हैं तो बड़ी पत्रिका या जो बड़ी सम्मानित पत्रिका है या जिसका जो बहुत फेमस, जैसे आपने कहा फेमस है पत्रिका, उसमें नवोदित लेखकों को प्राय नहीं लिया जाता।
तो जो उद्यम है लघु पत्रिका का, वो इसलिए भी है कि हम 3 या 4 लाइक माइंडेड लेखक जो हैं वो एक साहस करते हैं पत्रिका निकालने का, पत्रिका निकालते भी हैं, और हम इसको ये कह सकते हैं ये लेखकों का एक तरीके से कॉमनवेल्थ है। वो एक निगम सा, वो निगम के तौर पे ये लेखक सामूहिक रूप से अपनी पत्रिका निकालना चाहते हैं। इसके पीछे अवधारणा है, पहली तो अभिव्यक्ति की, दूसरे अपनी साहित्यिकता, जो आप समाज को किसी विधा के माध्यम से प्रकट करना चाहते हैं, चाहे आप कविता लिखें, कहानी लिखें, गद्य लिखें या पद्य में अपनी अभिव्यक्ति को संप्रेषित करना चाहें। तो ये जो छोटी पत्रिका है, ये विशेषतः इसमें जब छोटी पत्रिका में कोई लेखक अपना स्थान अच्छे तरीके से पाठकों के बीच में, श्रोताओं के बीच में, सहृदयों के बीच में स्थान ग्रहण कर लेता है और उसकी तूती बोलने लगती है और वो पहचाना जाने लगता है, तो ऐसा नहीं है कि वो बड़ी पत्रिका में नहीं छप सकता, क्योंकि बड़ी पत्रिका भी ये चाहेंगे कि, क्योंकि वो कोई संकट मोल नहीं लेना चाहते। जो प्रतिष्ठापित हो गया लेखक, उसको वो सहर्ष ले लेते हैं, और वहाँ पर 2 बड़ी चीज़ें होती हैं। एक तो वो बड़ी पत्रिका में छपता है, बड़ा नाम होता है, और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ जो है उसको मानदेय भी मिल जाता है, पैसा भी मिल जाता है। सर, हो अगर सकता वो है बड़ी पत्रिका में जब वो छापता है तो उसको मानदेय कितना मिलता है? देखिए, वो तो डिपेंड करता है, ये लेखक और उनके बीच में है। हो सकता है कि उन्होंने पारिश्रमिक तय या निर्धारित किया हो, लेकिन अच्छा ही दे देते हैं। लेकिन जो लघु पत्रिका है उसमें तो ये है कि आप भेजिए, अगर लघु पत्रिका की रीति और नीति के अनुकूल होगा तो वो छपेगा। जब वो छपना शुरू हो गया तभी तो उसका नाम होगा। नाम इसलिए होगा कि उसका छपा हुआ पाठक या लेखक, जो दूसरे लेखक हैं उसको सराहते हैं, आलोचक उसको सराहते हैं। लघु पत्रिका में 3 आयाम बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक संपादक, दूसरा प्रकाशक और तीसरा श्रोता, और चौथी कड़ी होती है आलोचक की। अब अगर ये मिलजुल के एक कॉमनवेल्थ बनाते हैं तो लघु पत्रिका अच्छी चलती है। और ये भी ज़रूरी है कि लघु पत्रिका को विज्ञापन बहुत कम मिलते हैं, इसलिए वो सरवाइव नहीं कर पाती और कई कारणों से वो बंद हो जाती हैं। जो बड़ी पत्रिका है उनके सामने ये दिक्कत नहीं है। बड़ी पत्रिका सब कुछ जो है व्यवस्थापकों के या जो उनके मैनेजिंग एडिटर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, उनके सहारे चलती है। अगर वो पत्रिका अपनी अगर हम उदाहरण लें, अगर अपने 70 पेज की पत्रिका में 7 पेज भी साहित्य के लिए देती हैं, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन बावजूद इसके कि उनके पास पैसा है, उनके पास वित्त साधनों की कमी नहीं है, आप देखिए कि सारिका बंद होगी, माधुरी बंद हो गई, धर्मयुग बंद हो गया, दिनमान नाम का पत्र निकलता था जिसमें साहित्य के लिए बहुत बड़ी सामग्री प्रचुर मात्रा में हमको मिलती थी। आजकल के अखबार आप चाहे अमर उजाला देखें, चाहे जनसत्ता देखें, उसमें साहित्य के परिशिष्ट या जो पेज हैं वो सिकुड़ते जा रहे हैं। अब सिर्फ 1-2 कॉलम ही हमको मिलते हैं। तो साहित्य को जिंदा रखने का सारा श्रम और परिश्रम जो है लघु पत्रिकाओं के कंधे पर आ जाता है। इसीलिए साहसवश कुछ पत्रिकाएं निकलती हैं और कुछ समय के बाद वो खत्म भी हो जाती हैं। जी, जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, हम उनको बता दें कि आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो विषय है राष्ट्र के निर्माण में हमारा साहित्य व लघु पत्र पत्रिकाओं की भूमिका, और इसी विषय पर विस्तृत जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र गुप्ता जी। डॉक्टर साहब, ये जो हमारी पत्र पत्रिकाएं होती हैं ये क्यों आवश्यक हैं? बड़ा लाजमी है कि भारत में हमारी अपनी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है जी। अब उसको कैसे आप बचा के रखेंगे? एक तो आप अपने व्यवहार से जी, दूसरा आप उसको रिकॉर्ड भी करना चाहेंगे जी। तो पत्र पत्रिकाएं वो मंच जो है प्रदान करती हैं। सांस्कृतिक विकास के लिए लघु पत्र पत्रिकाओं का या पुस्तकों का ये होना बड़ा ज़रूरी है। जहाँ तक अभिव्यक्ति की बात है, लघु पत्र पत्रिकाओं में तरह तरह के कॉलम्स होते हैं, आप उसके माध्यम से अपनी विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। और तीसरा है पढ़ने की संस्कृति को बचाए रखना।
मैं ये मानने को तैयार हूँ कि अब इंफॉर्मेशन के और ज्ञान के स्रोत जो हैं बड़े माध्यमों से आजकल की जनरेशन को मिलना शुरू हो गए हैं जी लेकिन पढ़ाई का और पढ़ने की जो संस्कृति है जी उसका एक अपना ही आलम और एक अपना ही मज़ा है। ये एक सामूहिक क्रिया है। जी लाइब्रेरी में आप जाएं, वहाँ पर आपको बड़े अच्छे अच्छे लेखक मिल सकते हैं, जी पढ़ने वाले मिल सकते हैं, बौद्धिक लोगों से आपका विचार बटांदरा होता है जी और आप अपने आप को समुन्नत करते हैं। जी बिल्कुल। आप किंडल में भी पढ़ सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से या कू के माध्यम से आपको बहुत सारी सामग्री मिल जाती है। ऑनलाइन पढ़ाई का ज़माना है। जी लेकिन फिर भी मैं ये मानकर चलता हूँ कि लघु पत्र पत्रिकाओं का इसलिए भी योगदान है कि वो बहुत सारी चीज़ें हमें समझाती हैं और बहुत सारी चीज़ों के लिए हमको प्रेरित करती हैं और लेखन की ओर हमको प्रवृत्त करती हैं। जी अगर आप पेन पेंसिल उठाकर नहीं लिखते हैं और आप सिर्फ कीपैड के माध्यम से लिखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि भाषा और व्याकरण की ओर आप उतना ध्यान दे पाते हैं। यही कारण है कि आज हमारा हिंदी भाषा का स्वरूप बिगड़ा है और हमको हिंडलिश या हिंग्लिश बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है जी और बच्चे धारा प्रवाह हिंदी या इंग्लिश नहीं लिख पा रहे हैं और वो एक जो व्हाट्सएप की भाषा है, अगर आप देखें जब वो एग्ज़ाम ऑफलाइन देते हैं और उनको लिखना पड़ता है तो वही उन तत्वों और बिंदुओं की तलाश में रहते हैं जो वो व्हाट्सएप में लिखा करते थे। जी। तो उनका वाक्य विन्यास तो सही मामलों में बिगड़ा भी है। तो इसलिए पत्र पत्रिकाओं का और साहित्य का जो है हमारे देश की या किसी भी देश की संस्कृति को बचाए रखने में एक बड़ा अमूल्य योगदान होता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप सेतु जो पत्रिका है उसके संपादक भी हैं, जी। जो 2005 में सबसे पहले प्रकाशित हुई और 2018 तक ये कॉन्टिन्यूसली जो है वो प्रकाशित होती रही। एग्जैक्टली। बट सर, इसमें 2018 के बाद जो है ये 3 सालों तक हमें नहीं देखने के मिली। अभी आप इसका जो है वो 23वां जो है वो प्रकाशन होने वाला है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है कि 3 साल तक जो है वो इसका प्रकाशन नहीं हुआ? अदिति, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने इस बात को बड़ी शिद्दत से उठाया है। जी देखिए, जो सेतु पत्रिका बीच में बंद हुई जी उसके भी वही कारण रहे हैं जो देश भर में या किसी भी भाषा में निकलने वाली लघु पत्र पत्रिकाओं का होता है। जी पहला तो ये कि आप उत्साह में पत्रिका निकालते हैं, कई बार एक ही अंक निकलता है। जैसे मैं आपको बात बताऊं, हिमाचल प्रदेश में हमारे श्रीनिवास श्रीकांत बहुत लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं। उन्होंने भी अंक नाम का एक पत्रिका चलाई थी, लेकिन बाद में मुझे ये लगता है कि उनको सहयोग देने वाले छिटक गए और वो एक अंक ऐतिहासिक अंक ही होकर रह गया। सेतु पत्रिका भी हमने क्रिएटिव राइटर फोरम की ओर से चलानी शुरू की थी। उसका प्रकाशन शुरू हुआ और बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़े, क्रिएटिव राइटर फोरम के साथ। जी और मैं इसका जो प्रकाशन है वो 15 वर्ष तक कर पाया। हमने कविता कहानी विशेषांक निकाले जी और व्यंग्य विशेषांक भी निकाला, एक रंगमंच विशेषांक निकाला। लेकिन 17 तक आते आते हम थोड़ा लड़खड़ाए, जैसे आम पत्रिकाएं लड़खड़ाती हैं। पैसे की विकट समस्या हो गई, निकालना मुश्किल हुआ। लेकिन हमने इस व्यवस्थागत जो कमी को है दूर पाने का निर्णय लिया। फिर हमने विज्ञापन और अपने दोस्तों के सहयोग से पत्रिका को निकालने का कार्य प्रारंभ किया। जी और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि इस वर्ष जनवरी में 23वां अंक आया जी और वो हमने समर्पित किया पूर्ण रूप से हिमाचल प्रदेश के ख्यात साहित्यकार श्री एस.आर. हरनोट पर। जी और दूसरा कारण, कई बार ऐसा होता है कि संस्था में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, हम समूह में काम करते हैं, तो कुछ व्यक्तिगत कारण भी होते हैं। सिर्फ सेतु के साथ ही नहीं, सभी लघु पत्र पत्रिकाओं के साथ भी कुछ एक व्यक्तिगत कारण आ जाते हैं जिनकी वजह से प्रकाशन भी रुक जाता है। जी कुछ ये भी है कि हम अगर लघु पत्र पत्रिकाओं के ह्रास का कारण देखें या उनके बंद होने का कारण देखें तो वो ये भी है कि हम अपरिवर्तनशील रहते हैं। जी हमें समय के साथ अपने को बदलना चाहिए। पत्रिका का लेआउट, डिज़ाइनिंग, विचार और उसको किस फैशन से आपने लॉन्च करना है, निकालना है,
और किस तरीके से आपको पाठकों की प्रचार प्रसार संख्या बढ़ानी है ताकि कुछ पैसा भी आए और आगे आप जो है साहित्य की सेवा भी कर सकें। ये साहित्य की सेवा तभी हो सकेगी जब आपके पास वित्तीय कमी नहीं होगी और आपके पास अच्छे अच्छे लेखकों का शुमार होना बड़ा ज़रूरी है। बहुत सारे अच्छे लेखक जुड़े और समाज की कुरीतियों पर, समाज की बुराइयों पर और जो हमारे मुद्दे हैं समाज के आजकल, उनके ऊपर विभिन्न विधाओं के माध्यम से लिखें, आक्षेप करें और उसको जो है बदलाव की ओर अगर ले जाएं, तो मैं ये समझता हूँ कि एक साहित्य पत्रिका का जीवन जो है वो बढ़ जाता है। देखिए, बहुत बड़ी पत्रिका थी, जबलपुर से निकलती है पहल जी। और उसके बहुत बड़े संपादक थे श्री ज्ञान रंजन जी। ज्ञान रंजन जी नई कहानी के और उसके बाद के लेखकों में बहुत बड़े लेखक शुमार किए जाते हैं जी। लेकिन वो पत्रिका भी अभी कुछ एक वर्षों से बंद पड़ी है। बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, ज्ञानोदय वगैरह बंद हो गई थी जी। कुछ पत्रिकाएं पुनः प्रकाशित होनी शुरू हुई। हिमाचल प्रदेश से इतनी पत्रिकाएं निकलती थी। अभी अभी रिसेंटली राजेंद्र राजन, हिमाचल प्रदेश के साहित्यकार, वो इरावती नाम की पत्रिका निकालते थे जी। उसका प्रकाशन बंद हो गया। और भी कई पत्रिकाएं मेरे जहन में आ रही हैं जिसे समय के कारण मैं बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं दे पाऊँगा। हिमाचल प्रदेश भी जो राष्ट्रीय दिक्कतें हैं लघु पत्र पत्रिकाओं के साथ, उसका सामना कर रही हैं। लेकिन सर, हिमाचल प्रदेश में ये जो लघु पत्र पत्रिकाएं हैं, इनमें हमें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? अगर हम हिमाचल की प्रदेश की बात ठीक आपने बात कही। हिमाचल प्रदेश में जो लघु पत्र पत्रिकाएं हैं, उनके लिए चुनौतियां हैं कि उनको राजकीय संरक्षण मिलना चाहिए जी। इनके लिए ऋण की व्यवस्था होनी चाहिए और इनके लिए अनुदान की भी व्यवस्था होनी चाहिए और विज्ञापनकर्ताओं को चाहिए कि वो साहित्य को हाशिए पे ना रखते हुए, संस्कृति को हाशिए पे ना रखते हुए कुछ पैसा जो है साहित्य और संस्कृति के संवर्धन के लिए लगाना चाहिए जी। मैं अपनी कला का संपादन, कला का प्रयोग कर सकता हूँ, लेकिन बाज़ार में मुझे लड़ना पड़ता है, मार्केट में लड़ना पड़ता है। कागज़ के मूल्य बढ़ रहे हैं, टैक्स बढ़ रहा है, कई प्रकार की समस्याएं हैं और डाक व तार विभाग से भी हमें सुविधाएं चाहिए पत्रिका के प्रचारण प्रसारण के लिए, उसमें भी हमें कुछ सहयोग मिलना चाहिए। और सबसे बड़ा सहयोग तो ये है कि लेखकों को आपस में समझदारी के साथ एक आंदोलन खड़ा करना चाहिए पत्र पत्रिकाओं के लिए। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि बच्चों को वी शुड कैच देम यंग, उनको शुरू से ही पढ़ने की ओर प्रवृत्त करना चाहिए। जितने भी हमारे डिजिटल और ऑनलाइन साधन है, उसके लिए बच्चों के लिए समय निश्चित करना चाहिए और पढ़ाई की ओर, लेखन की ओर, ताकि वो पुस्तकें पढ़ें और अपने ज्ञान में इजाफा करें। क्योंकि पढ़ने से मैं ये समझता हूँ कि उनके जो मानसिक तौर पे जो पुष्ट वो होना चाहेंगे, वो साहित्यिक और बौद्धिक तौर पे भी पढ़ने से ही अच्छा ज्ञान ले सकें। जी डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ ज़्यादा आकर्षित करना है। तो दर्शकों, आज जिस विषय पर हमने बातचीत की डॉक्टर साहब से, उस विषय का नाम था कि राष्ट्र के निर्माण में हमारे जो पत्र पत्रिकाएं हैं उनका क्या योगदान है। डॉक्टर साहब, आपने अपना बहुमूल्य कीमती समय निकालकर हमारे दर्शकों के इसके बारे में जानकारी दी। आपके बहुत बहुत धन्यवाद। अदिति, आपका और दूरदर्शन शिमला का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।